नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी इन स्लोवेनिया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सब व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को, क्राउनिमी फिश के यूट्यूब चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर पुश करें ताकि हमारी जो न्यू वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो मैं ऑलवेज ही, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट भी बैठे हुए हैं जिनको अवेयरनेस है, जिनको नॉलेज है किसी भी कंट्री से रिलेटेड। तो हमारा मैक्सिमम यही काम रहता है कि हम मैक्सिमम मेहनत करें और मैक्सिमम बढ़िया लोगों तक इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। गप्पे मारने का काम नहीं है कि किसी की स्क्रिप्ट उठा ली, किसी की बोल दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रैक्टिकल ऑलवेज वो ही चीज़ आप तक लेकर आएंगे जो कि 99% ट्रुथफुल होगी। कोई भी हम गप्पे या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, हमारा ये ऑलवेज ही ट्राई रहती है। तो स्लोवेनिया भी एक शेंगन कंट्री है। शेंगन के जो सितंबर 2020 के इनटेक्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। मैं बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ टेक द डिसीज़न इमीडिएटली अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी आएंगे मैं उतने ऑप्शन आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर पाऊँगा। और क्राउन इमिग्रेशन हर एक शेंगन कंट्री से क्लोजली वर्क कर रही है। तो ये स्लोवेनिया कंट्री भी बहुत ही बढ़िया कंट्री है। अगर इसका मैं वीज़ा सक्सेसफुल रेट कहूँ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें वीज़ा डालने से पहले बच्चे को कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि इस कंट्री में जब हमने भी डाले थे, एडमिशन्स के लिए भी डाले थे, बहुत लेंथी प्रोसेस है और वो वीज़ा उन्हीं को देते हैं जिनकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है। मैं ऑलवेज ही यही कहता हूँ कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आपके पास IELTS है, गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका 99% वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं, एज वेल एज वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम कौन सी कंट्री में आपका एडमिशन डालें जहाँ से आपका वीज़ा आ जाए। तो स्लोवेनिया कंट्री जो है, इसने दिसंबर 2009 में शेंगन कंट्री के साथ ज्वाइन किया है। छोटी सी कंट्री है। अगर इसकी मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 20 लाख की इसकी सारी पॉपुलेशन है। अगर इसकी करेंसी की बात करूं तो यहाँ पे यूरो चलते हैं। अगर इसके एरिया की बात करूं तो 7700 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर मैं इसके बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में बात करूं, ऑस्ट्रिया एक साइड लगता है, इटली एक साइड लगता है, हंगरिया और क्रोएशिया है। दीज आर द बॉर्डर कंट्री। अगर मैं हिस्ट्री की इसकी बात करूं, जैसे जिसको हम जोकोस्लोवाकिया कहते हैं, जोकोस्लोवाकिया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 6 कंट्रीज़ अलग अलग हुई थी, उनमें से स्लोवेनिया भी एक था। जो 6 कंट्री अलग अलग हुई थी उनमें से शेंगन ने स्लोवेनिया को तो शेंगन में 2009 में ज्वाइन करा लिया है। तो ये एक तो ये थी। जो 5 बची हुई थी उसमें बोस्निया है, वो भी अभी वेटिंग लिस्ट पे है। सर्बिया है, वो भी एक वेटिंग लिस्ट पे है। क्रोएशिया को ज्वाइन करवा लिया हुआ है। इसी तरीके से मैसिडोनिया है और मोंटीनीग्रो है। दीज आर द कंट्री जो जोकोस्लोवाकिया में थी, जो अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग हुई हैं। तो इन कंट्रीज़ में भी आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन इनको ज्वाइन करवाएगी। जैसे मैंने मोंटीनीग्रो के बारे में बताया, मोंटीनीग्रो की हमारी वीडियोस हैं, हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इवन सर्बिया की भी हमने वीडियोस डाली हुई हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि आने वाले टाइम में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि क्रोएशिया को तो यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन कर लें। जो यूरोपियन यूनियन 4 कंट्रीज़ है, जिसको हम बार बार मैं बताता हूँ, जिसको रोमानिया, बुल्गारिया, साइप्रस और क्रोएशिया। अभी आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन सर्बिया, मैसिडोनिया और मोंटीनीग्रो इन जैसी कंट्रीज़ को भी ज्वाइन करवाएगी, क्योंकि मोंटीनीग्रो की अगर आप करेंसी देखेंगे ना, उनकी भी जो करेंसी है वहाँ पर यूरो चलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री हैं। जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं मेडिटेरियन वेदर है, समुद्र के साथ लगी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया है। हम फिजिकली इन कंट्रीज़ में घूम के आए हुए हैं। क्राउन इमिग्रेशन ऑलवेज ट्राई करती है कि हम वहाँ के फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बताएं बिफोर, मतलब उस कंट्री को प्रमोट करने से पहले। और हमारा रिकॉर्ड है कि जब भी हमने किसी भी कंट्री को प्रमोट करते हैं, हम फिजिकली इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर जाकर फिजिकली देख कर आते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशंस क्या हैं वहाँ पर, देयर आफ्टर वी आर प्रमोटिंग। तो स्लोवेनिया
का जो सिस्टम है, यहाँ पर भी अगर मैं बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम है, बोलोनिया की मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने शेंगन अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली है कि बोलोनिया जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारी की सारी 40 कंट्रियों की यूनियन बनी है, उनके साथ एग्रीमेंट बने, उनका जो 40 की 40 कंट्रीज़ का जो सिस्टम है वहाँ पर सेम है एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर साइकिल 1, 2 और 3, जैसे साइकिल 1 में बैचलर है, साइकिल 2 में मास्टर डिग्री है, साइकिल 3 में अपनी पीएचडी कहते हैं। तो स्लोवेनिया में टोटल 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दीज आर द बिग यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा 30 वहाँ पर लोकल प्राइवेट या कॉलेजेस और स्मॉल वोकेशनल सेंटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो स्लोवेनिया देखो छोटी कंट्री होने के बावजूद वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं दैट आर टॉट इन इंग्लिश। और स्लोवेनिया की क्या स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि मैंने बताया कि हम हर एक शेंगन कंट्री के स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे अगर मैं बात करूं स्वीडन की या जर्मनी की, उनका एडमिशन सिस्टम क्या है, जैसे हम यूनिवर्सिटी एडमिशन्स स्वीडन का सेंट्रलाइज्ड है। अगर जिन बच्चों को, जिन एजेंट्स को नॉलेज है, उनका जो एडमिशन सिस्टम है सेंट्रलाइज है हर एक यूनिवर्सिटीज़ का। इसी तरीके से अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो वहाँ पे यूनि असिस्ट है। तो इसी तरीके से अगर मैं स्लोवेनिया की बात करूं तो यहाँ पे ईवीएस पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम है, उसके थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है। चाहे आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में लेना है एडमिशन, चाहे मास्टर में लेना है, चाहे पीएचडी में लेना है। तो उनमें अगर प्रोग्राम्स की बात करूं वो हर एक प्रोग्राम आपको मिल सकता है। इवन वहाँ पर एमबीबीएस की एडमिशन भी हम करवा सकते हैं, वो कोई 6 ईयर की है, और उनकी जो फीसेस है वो भी शेंगन अनदर कंट्रीज से कंपेरेटिवली कम है। तो बाकी जितने भी प्रोग्राम हैं, अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूं वहाँ पे बहुत सारे ह्यूमैनिटी से रिलेटेड प्रोग्राम है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस प्रोग्राम, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, वेटनरी से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अगर इंजीनियरिंग की बात करूं हर एक इंजीनियरिंग फील्ड में बच्चे को एडमिशन मिल सकता है। अगर मेडिकल की बात करूं तो हर एक मेडिकल स्ट्रीम में बच्चे को किसी भी स्ट्रीम में किसी भी लेवल पे हम एडमिशन करवा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर और मास्टर डिग्रीज में। लेकिन कंडीशन यही है कि आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट चाहिए। हम उन बच्चों को रिकमेंड करेंगे जो बच्चों का 5.5 IELTS है। जिन बच्चों के IELTS में बैंड नहीं है उनका हम स्लोवेनिया में केस नहीं प्रोसेस कर पाएंगे। एडमिशन जरूर आ जाएगा लेकिन एम्बेसी उनको वीज़ाज नहीं देगी। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकल काम करने के बाद आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इवन हमने एम्बेसी से भी इसके बारे में पूछा, मेल डाल के भी पूछा, फिजिकली भी देखा, वहाँ पर बच्चों को भी भेज के देखा एम्बेसी के आगे, अपने स्टाफ को भी। तो जब सिचुएशंस पता चली, मैंने भी 3-4 एप्लीकेशंस डाली लास्ट ईयर, मैंने कहा कि लेंथी प्रोसेस है, तो हमारे भी वहाँ पर 2 वीज़ा सक्सेस हुए थे। मैक्सिमम एप्लीकेशंस नहीं डाल पाए क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस लंबा है और बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने शेंगन जाना है तो इमीडिएटली डिसीजन लें, क्योंकि प्रोसेस है इसका लंबा, ये बाकी कंट्रीज जैसे नहीं है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है कि एडमिशन भेजा है, साइप्रस हुआ, जहाँ सिंगापुर हुआ, तो 2 घंटे में, 4 घंटे के अंदर एडमिशन आता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देयर आर द लॉन्ग प्रोसेस है, सिस्टम है। तो इनमें हम, अगर आपने जाना है तो हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स की हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, जो भी आपने किया हुआ। IELTS मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी स्टडी लास्ट इंग्लिश मीडियम में भी है तब भी हम आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके 5.5 IELTS है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें, हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। 55% भी मार्क्स है देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, आपका एडमिशन और वीज़ा में मैक्सिमम चांसेस हैं होने की। लेकिन वहाँ पर भी सिलेक्शन ऑफ कंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर जब आप पोर्टल पे जाएंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आपको समझ नहीं लगा कि पोर्टल में अप्लाई कैसे करें। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में डालें जहाँ पे बच्चे का एडमिशन आ जाए, जहाँ जो कि एम्बेसी भी रिकमेंड करती है कि इन यूनिवर्सिटी में जाएं, आपके वीज़ा के और एडमिशन के चांसेस हैं। हम उन यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे का वीज़ा डालने की कोशिश करते हैं। तो जब आपके हमारे सारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, IELTS आ जाता है, अगर जॉब करना है उसका जस्टिफिकेशन, गैप है तो गैप, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम अगर उसकी जस्टिफिकेशन है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। 55% आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए।
आपकी एक मोटिवेशन लेटर एसओपी और आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर हमें चाहिए। इसके अलावा एक सीवी हम तैयार करते हैं जो कि यूरोपियन पैटर्न का होना चाहिए। होने के बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम उस पोर्टल के अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन के बाद देन इन सब डॉक्यूमेंट्स को हम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं बाई पोस्ट, और वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इसको हम नोटराइज करके भेजने पड़ते हैं। वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपको विद इन 6 to 8 वीक्स के अंदर आपका डिसीजन दे देती है कि आपका एडमिशन इस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में हो चुका है। तो वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर भेज देती है जिसके अंदर वो फीसिस अपनी टर्म एंड कंडीशन मेंशन कर देती है। उस टर्म एंड कंडीशन को जब आप फॉलो कर लेते हैं तो अपनी फीस ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो एडमिशन लेटर आता है, साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट के में भी आपका 8 से 10 लाख रुपया होना जरूरी है। और साथ में हम सोर्स ऑफ इनकम भी मांगते हैं, जैसे अगर आपके फादर एग्रीकल्चरिस्ट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम टैक्स या जे फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट भी हमें चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद हम बच्चे को बाई हैंड एम्बेसी में भेजते हैं। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे जर्मन में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, जैसे मैं चेक रिपब्लिक का नाम लूँ, पुर्तगाल का नाम लूँ, पोलैंड का नाम लूँ, इन कंट्री में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही। तो उन कंट्रीज़ का फ़ायदा भी क्या है एडमिशन लेने का। तो इन कंट्रीज़ में आइए, स्लोवेनिया में फिर बता दिया कि शेंगन कंट्रीज़ है, 26 कंट्रीज़ का आपको वीज़ा मिलेगा। तो जब वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं एम्बेसी के बाद, एम्बेसी उसमें 6 to 8 वीक्स का टाइम लेती है, आपका डिसीजन दे देती है। जो भी व्हाट्सएवर एक छोटी सी इंटरव्यू जरूर लेती है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं उसके भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़, अगर आप कोई टेक्निकल प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसको हम बीटेक कहते हैं, तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चे को वहाँ जाने के बाद देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं सिलेक्टिव हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओनली आप ये लेकर 10% यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चे का एक स्काइप इंटरव्यू भी लेती है, कि वो देखती है, बच्चे का जज करती है कि बच्चे का एक्चुअली इंटेंशंस क्या है वहाँ आने की। तो उसके बाद वो एडमिशन्स भेज देती है। तो स्लोवेनिया में बच्चों की क्या रहती है कि क्या स्लोवेनिया में बच्चा पार्ट टाइम काम कर सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी बच्चे के पास क्या ऑप्शंस हैं। स्लोवेनिया में भी बच्चे को पार्ट टाइम वर्क अलो है, वहाँ पर भी आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। इवन अगर आपने अपने स्पाउस को कंपनी करना है, वहाँ पर आप अपने स्पाउस को एज ए टूरिस्ट वीज़ा पर ले जा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने बता दिया कि अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में जाना है एज ए स्टूडेंट, तो शेंगन की सब कंट्रीज़ के इंटेक्स ओपन है। कुछ कंट्रीज़ के तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अगर मैं स्कैंडिनेवियन की बात करूं, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इनके ऑलरेडी, स्वीडन हो गया, इनके ऑलरेडी इंटेक्स क्लोज हो चुके हैं सितंबर के भी। अभी आप लेट मत करें, इमीडिएटली अपना डिसीजन लें अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में जाना है। स्लोवेनिया भी एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, यूरो करेंसी है, शेंगन कंट्री है, इसका भी एडवांटेज आप ले सकते हैं। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।